अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारा ये एक लेक्चर में इसमें आज हम कवर करेंगे सारा। आपके पास जो है वो एक पावर पॉइंट स्लाइड्स के फॉर्म में सारा लेक्चर है। बोर्ड प्रेजेंटेशन वाला जो है आपको पता है मामला हमने ख़त्म कर दिया था ताकि क्वालिटी अच्छी आ सके। आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। तो इसमें अब आपके क्या कमेंट्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी मुझसे शेयर करने हैं ताकि हमें पता हो कि ये जो हम नया काम हमने स्टार्ट किया। खैर मैं इसमें एफर्ट उससे ज़्यादा है हमारी, क्योंकि सारा लेक्चर पावर पॉइंट पर बनाने में अच्छा खासा टाइम चाहिए। फिर कंपोजिंग है, फिर कंपोजिंग भी जो सारी बात है हम खुद ही करते हैं ताकि एरर्स कम से कम हो सकें। तो आपने इसका ज़रूर फीडबैक देना है कि ये आपको कि ये वे आपको ये मेथड आपको कितना उससे ज़्यादा अच्छा है या नहीं अच्छा, तो उसको आपने ये अपने कमेंट्स ज़रूर बताने। स्टूडेंट देखिए, आज हमारे पास MD-CAT हम स्टार्ट कर रहे हैं। MD-CAT में स्टार्ट किया था, इसका यूनिट नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 इसका है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में वैसे सामने आपके पास जो मोशन डायग्राम आ रही है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम की और बाय प्रोफेसर मोहम्मद वकास। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो बड़ी सिंपल सी बातें, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन क्या होती है। तो आपको पता है पीरियोडिक मोशन होती है और एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन या मोशन ऑफ अ फैन दैट इज नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है कि एक टेनिस बॉल जो है क्या वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है कि नहीं करती? तो नो डाउट टेनिस बॉल भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करती। इसमें जो है वो फिर यहाँ पे मेंशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ सुनिएगा रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स टू ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। टू क्या होता है? टू एंड फोर जो बात की गई है, देखिए हमारे पास जो सिंपल पेडुलम अगर हम ले लें तो सिंपल पेडुलम एक्सट्रीम जो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन से ये मीन की तरफ जाता है। दिस इज टू टुवर्ड्स मीन पोजीशन। टू मोशन इज बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, ये ठीक होगा टू। दिस इज बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और जो फ्लो मोशन है जो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। कि चैप्टर नंबर 7 में बड़ी बेसिक लाइन जो पहले लिखी हुई है कंडीशंस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, वो आप लोगों ने जरूर जब रीड आउट करनी है तो ये वहाँ पर मेंशन है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ नंबर 3 एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और रिस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल भी ऑल्सो प्रेजेंट होती है। तो ये सारी के सारी इसकी कंडीशन प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, ये आपने चैप्टर नंबर 7 में देखनी। वैसे मैंने सारे यहाँ पे की पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ऑसिलेटिंग बॉडीज हैं वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, ये बुक में लिखा हुआ है, तो वो लाइन भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है एग्जाम्पल, उसकी सिंपल पेडुलम आपके पास मोशन में आ रहा है, उसके बाद वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है और बॉल एंड बॉल सिस्टम है। तो ये कुछ एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ये ऑसिलेटरी मोशन ही है, वाइब्रेटरी मोशन ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जबकि डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होनी चाहिए। एक्स ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन, जो शुरू में डायग्राम आई थी उसमें आपके पास जो पोजीशन आ रही थी, पोजीशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एंगल कितना होता है बिटवीन ए एंड एक्स? वेरी बात है, वेक्टर के दरमियान नेगेटिव साइन, वेक्टर के रिलेशन में नेगेटिव साइन आ गया, इट्स मीन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो एंटी पैरेलल। नोट एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन is oscillator, but not every oscillatory motion is not simple harmonic motion.
हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। जिस तरह कि हम एक सिंपल पेंडुलम ले लेते से एक सिंपल पेंडुलम हमने यहाँ पे लिया और ये जो बॉब है इसके अंदर अगर मैं सैंड फिल कर देता हूँ या कुछ फिलअप कर देता हूँ, ये मैंने इसके अंदर सैंड फिलअप कर दी और यहाँ से ये जो है सैंड इसमें से बाहर आ रही है, तो इस केस के अंदर ये पेंडुलम इस तरह से मूव करेगा, बट इट्स मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्यों नहीं है? आपको याद होगा कि हम यहाँ पे रिलेशन प्रूव करते हैं A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। हम कहते हैं के ओवर एम इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे मैस जैसे जैसे वो सैंड जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है तो सिस्टम का मैस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। सो इस केस के अंदर ये ऑसिलेटरी मोशन तो कर रहा है लेकिन नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम का टॉपिक है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पे मैंने मोशन में डायग्राम भी शो की हुई है। इसका ग्राफ अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 90 डिग्री और पाई बाय 2। खैर ये 90 डिग्री और पाई बाय 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज ये हमने एक्सट्रीम से ली है। ये देखिए ये ग्राफ जो है वो इसका जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो ये एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। अगर ये मीन से होता तो वही बात है, ग्राफ कहाँ स्टार्ट होता? यहाँ से स्टार्ट होता। अब सिंपल सी बात है, ऑसिलेशन इन व्हिच डिस्ट्रॉइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बाय हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ की एक बात याद रखनी है, इट इज डिराइव्ड फॉर्म, इट इज नॉट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की डायरेक्ट फॉर्म क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये इसकी बेसिक फॉर्म है, इसकी डायरेक्ट फॉर्म है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो F इज इक्वल टू kx। k क्या है? अभी हम डिस्कस करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, आपको पता है। वेक्टर फॉर्म में बात करें, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस kx, F इज इक्वल टू ma माइनस kx, a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इनटू x, और k ओवर m कांस्टेंट इफ k ओवर m इज कांस्टेंट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इफ का वर्ड यूज किया। इफ का वर्ड यूज करने का मतलब ये था कि अगर k ओवर m कांस्टेंट है तब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज सिंपल ऑसिलेटरी मोशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात है। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब फोर्स रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन k इज इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सटेंशन। इसकी एक बात याद रखें कि हमारे पास जो भी इस तरह के कांस्टेंट इक्वेशन में आते हैं उनका इक्वेशन के वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कंडीशन की ताल्लुक ही होता है। देखिए जैसे देखें हमने कहा था, मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। देखिए हुक्स लॉ जहाँ तक ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ अगर ओबे हो रहा है तो F और X का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है। अगर लेट मी से फोर्स है 2 और X है 1, अगर फोर्स हो गई 4, X कितना हो जाएगा 2, अगर फोर्स हो गई 8 तो आपको पता है कितना हो जाएगा। अब आप इनके रेशियो लेके देखें तो आपके पास रेशियो जो है वो इसकी क्या आएगी? 2 ही आएगी। इस केस के अंदर जब तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है K का यहाँ F और X के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ वैल्यू दे निकाल सकते हैं इसकी। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो इक्वेशन के कांस्टेंट्स आते हैं उनका इक्वेशन के वेरिएबल के साथ उनकी डिपेंडेंस उनसे नहीं फाइंड होती, उनकी वैल्यू फाइंड हो सकती है। डिपेंडेंस के लिए हम फार्मूला देखेंगे, यंग मॉडुलस से स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला। स्ट्रेस पता है आपको, फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन डेल्टा L ओवर L। यहाँ से एरिया नीचे आ जाएगा, L ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा FL डेल्टा L। नाउ F ओवर डेल्टा L चेंज इन लेंथ, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालते स्टूडेंट्स, K इज इक्वल टू YA ओवर L। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। सॉरी, दिस इज द डिपेंडेंस फार्मूला फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है बाय नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का वो स्प्रिंग बना हुआ है, आयरन का है, स्टील का है एंड सो ऑन। क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेचर ऑफ मटेरियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के ओरिजिनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल लेंथ के, ना के चेंज इन लेंथ के। तो ये सारे इसकी डिपेंडेंसी है। इसमें मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले के कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स देख लें। स्प्रिंग के अगर हम कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, अगर हम सीरीज में लगाते हैं, लेट से ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और एक और स्प्रिंग इसी तरह का है, हमने उसके साथ ऐड किया लाइक दिस, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी K है, तो इनका K इक्विवेलेंट कितना होगा? डिवाइड हो जाएगा
k/2। अगर पैरेलल में हमने अटैच किया हुआ स्प्रिंग्स लाइक दिस, इन दिस फॉर्म में आपको बता रहा हूं, अगर एक स्प्रिंग इस तरह से हमने ऐड किया हो और इसके साथ दूसरा स्प्रिंग जो है हमने ऐसे ऐड किया, अटैच किया हो लाइक दिस, तो अब हमने ये पैरेलल में लगाया। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी k है, तो k इफेक्टिव या k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूला हैं इनके, और आइडेंटिकल के केस में मैंने फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारे आप फार्मूला याद रखेंगे जब आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम का या सिंपल पेंडुलम का कहा जाएगा। अगर सिंपल पेंडुलम का तो नहीं है, स्प्रिंग मास सिस्टम का, ये स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने दो सीरीज में लगा दिए हैं, पैरेलल में लगा दिए हैं। अभी हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। नेक्स्ट देखें, इसी की स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें। मेरे पास एक स्प्रिंग था, इसकी लेंथ है L, इसको मैंने लेट दिस बी से मैंने इसको कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में। अब इसकी लेंथ जो है वो गई L/2, ओरिजिनल लेंथ हाफ हो गई। स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने जैसे आपको बताया लेंथ हाफ हो गई है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल 2k हो जाएगा। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखें, अगर आपको ये कहा जाए कि एक स्प्रिंग हमारे पास लेट बी से, ये एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L है, हमने इसको इस तरह से कट किया कि इसका एक हिस्सा जो है हमने कट किया 1/3 में, और दूसरा हमने हिस्सा कट किया इसका 2/3 में। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो सिंपली आप इसका इन्वर्स ले लें। ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 3k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 3/2k। एक और देखें एग्जांपल, इसी तरह से आपको कहा जाएगा स्प्रिंग था हमारे पास, इसके हमने हिस्से किए, एक हमने ये वाला हिस्सा किया, इसका हमने लेंथ की 2/5, और एक ये स्प्रिंग लिया, इसकी हमने लेंथ कट डिस्टेंस से की, ये बन गया 3/5। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होंगे, ए का इन्वर्स ले लें, ये वाला होगा 5/2k और ये वाला होगा 5/3k। और इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यू स्टूडेंट्स आते हैं, आप लोगों ने इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे हैं जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम व्हेन बॉब इज एट मीन पोजीशन। बताएं कौन सी है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। देखिए, जब हमारे पास लेट से ये सिंपल पेडोलमिक बॉब है, आपको पता होना चाहिए कि जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसकी जो है मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे यहां से इस तरफ आते हुए मैक्सिमम पे जाते हुए इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम होती है। टाइम पीरियड तो हो नहीं सकता, मीन पोजीशन में एम्पलीट्यूड जो है वो 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी 0 होता है। ये आपने बहुत सारा आपकी बुक में जो है वो 2 एमसीक्यूज जो है वो दिए हैं, और सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 के, कि क्या एक्सेलरेशन कभी 0 होता है। फिर एक ये है कि बताएं जब एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो 2 बार ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, when a mass undergoes simple harmonic motion there is always a constant ratio between its displacement and, कहता है कि हमारे पास when a mass undergoes simple harmonic motion there is always a constant ratio between displacement। देखें एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन है डायरेक्ट, a is equal to kx। तो यहां से अगर हम 1/k डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लें तो ये कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1 कंप्लीट पीरियड इज, यहां पर 1 कंप्लीट है, इज ऑन कंप्लीट पीरियड। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए एक सिस्टम, एक बॉडी का 1 कंप्लीट पीरियड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड होगा।
देखें हमारे पास अगर एक सिंपल पेडोलॉजी लेते हैं, एक वन कंप्लीट टाइम पीरियड, मतलब यहां से यहां फिर दोबारा वन वाइब्रेशन में अब हमारे पास अगर आप देखें एक ये एक्स नॉट है, 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 तो ये हो गए 4x नॉट। अब आप देखें ये बॉडी यूं जा रहा है फिर यूं आ रहा है, इट इज टोटल डिस्टेंस नॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने हमें कहा डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को आफ्टर वन कंप्लीट पीरियड अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अगर बात अगर डिस्टेंस की जो आपके पास 7.4 न्यूमेरिकल है और शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी आज शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मिक्स हो रहे हैं, 7.4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर उसमें डिस्टेंस गिवन है नॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस होता तो फिर 4x नॉट ठीक होगा। नेक्स्ट देखें ये एमसीक्यूज, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स। अब कहता है कि जी हमारे पास एक स्प्रिंग था, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, उसको हमने दो हिस्सों में काट दिया इक्वल में, तो अब हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2k और 2k, एंड देन जॉइंट पैरेलल टुगेदर। फिर हमने इनको पैरेलल में लगा दिया, मतलब क्या आप इन 2k वाले को पैरेलल में लगा दें इन दोनों को। जब आप इन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में आपको पता है कि इन दोनों का हमारे पास जब डिवाइड ऐड होगा 2k प्लस 2k कितना हो जाएगा 4k, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो ऐड होते हैं लाइक दिस, तो 2k प्लस 2k कितना हो जाएगा 4k, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए इसके अंदर, द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन। ये मैंने भी आपको बताया कि मीन पोजीशन पे वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0, a इज इक्वल टू a इज प्रोपोर्शनल टू x 0, तो एक्सप्रेशन कितना होगा 0। नेक्स्ट देखें आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक हमारे पास आ गया, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि सर्कुलेटिंग बॉडी का प्रोजेक्शन। यहाँ पे मैंने इसे डायग्राम के अंदर देखें तो मैंने ये रेड कलर के जो आपके सामने शो किए हुए हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन क्या है, और ये सर्कुलेटिंग बॉडी का प्रोजेक्शन है जो रेड कलर से यहाँ पे डायमीटर पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि सर्कुलेटिंग बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करती, बल्कि उसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। वो आपको इस डायग्राम से क्लियर भी हो गया होगा। यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं, एक तो बात ये कि ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखें जितनी देर में ये अपनी एक वेव कंप्लीट करता है उतनी देर में सर्कुलेटिंग बॉडी अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, कंप्लीट राउंड लेती है। दूसरी कंडीशन, रेडियस जो सर्कल का वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है। ये देखें जितना इसका एम्पलीट्यूड है x नॉट उतना ही इसका क्या है रेडियस है। टाइम ऑफ ऑसिलेटिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ सर्कुलेटिंग, दोनों का टाइम पीरियड जो है वो सेम है। यहाँ से ओमेगा की बात की जाए तो ओमेगा को आपको पता थी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। वैसे ही हमने यूनिट नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, इसी से रिलेटेड सारी बातें हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन से। कुछ हमारे पास कंपैरिजन है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, ये वाला टेबल, ये सारा का सारा उन पॉइंट से रिलेटेड है जो हमारे पास बुक के अंदर गिवन है। ये बात आपने जब अच्छी तरह याद रखनी है। बुक में हमारे पास यहाँ पे जो था पॉइंट था वो था O1, यहाँ पॉइंट था O1। ये जो ऑसिलेटिंग बॉडी थी इसका हमारे पास जो सब हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम था, यहाँ पे इसका जो ओरिजिन था वो था O, और इसकी अपर एक्सिम थी A और लोअर एक्सिम थी इसकी B। तो ऑसिलेटिंग बॉडी जो है वो O से अगर A जाती है फिर A to O आएगी, O से A गई, A to O आई, फिर O to B गई, फिर B to O आई, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। इस डायग्राम के अंदर देखिए ये हमारे पास ओरिजिन O1, ये इसकी इनिशियल पोजीशन O1, यहाँ हमारे पास अपर पॉइंट पे था बुक में डायग्राम में पॉइंट D, यहाँ पे था E, और यहाँ पे हमारे पास था इसका पॉइंट F, और यहाँ पे ओरिजिन O।
तो स्टूडेंट अगर हम देखें सर्कुलेटिंग बॉडी जितने टाइम में O1 से D तक जाती है उतने टाइम में इसका प्रोजेक्शन O से D की तरफ जाता है। इसमें हमारे पास जो है ये O से D तक गई, तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक जाता है O2A, फिर D to F देखें, फिर D to O, ये सारी खैर इस टेबल का इतना कोई लिंकेज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था कि हमारे पास जिस तरह से सर्कुलेटिंग बॉडी जो है वो सर्कुलेट करती है उसका टाइम पीरियड जो है वो मैच कर रहा है इसके साथ ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ, और जो सर्कुलेटिंग बॉडी का प्रोजेक्शन जो है ये सर्कुलेटिंग बॉडी और इसका प्रोजेक्शन वो हमारे पास ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये बातें यहाँ पे थी। यहाँ पे नोट एक है, वो नोट आप जरूर देखें कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन है सर्कुलेटिंग बॉडी पीरियोडिक मोशन होती है, प्रोजेक्शन की पीरियोडिक भी होती है प्लस सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि हर पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी मोशन हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, अगर उसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है तो चाहे वो पीरियोडिक ही है। जैसा मैंने टेनिस बॉल की आपको एग्जांपल दी कि वो जब बाउंस कर रही है बार बार तो दैट इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह से एक बॉडी सर्कल में मूव करी दैट इज आल्सो नॉट द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आप यहाँ पे हमारे पास इसी टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की पहले तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t, ये आपके पास x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा भी आता है। थीटा की वैल्यू पुट करें तो ओमेगा t, वेलोसिटी की वैल्यू x नॉट ओमेगा cos थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप लोग यहाँ पे देखें, डिस्प्लेसमेंट इज द साइन फंक्शन। येलो कलर बड़ा कम सा नजर आ रहा है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ कोई लड़की से, ग्रीन। डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ साइन। साइन का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, हमारे पास ये ओरिजिन से स्टार्ट, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है साइन का, जो अभी प्रीवियस हमारे पास पास ही है। वेलोसिटी का ग्राफ जो किस जैसा होगा, कॉस का, कॉस 0 डिग्री में मैक्सिमम आंसर देता है। एक्सेलरेशन का क्या होगा, माइनस साइन, जैसे डिस्प्लेसमेंट का होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट। अगर आप नीचे देखें इसे ग्राफ की तरफ तो आप लोग ये देखें, ये साइन कर्व है, साइन कर्व डिस्प्लेसमेंट की, ये कॉस कर्व है, कॉस थीटा की, जबकि यहाँ पे वैल्यू 0, एंगल 0 तो मैक्सिमम आंसर है। साइन पे एंगल की वैल्यू 0 तो आंसर भी 0 है। एक्सेलरेशन के देखिए, एक्सेलरेशन कर्व बिल्कुल ही आपके पास जो है दैट इज द इनवर्स ऑफ, उसके बिल्कुल ही उल्टा है डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन था। अब इनकी मीन पे वैल्यू क्या होती है, मीन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उसकी वैल्यू v नॉट x नॉट ओमेगा, एक्सेलरेशन 0। एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये सारी की सारी आप लोग जो है वो वैल्यूज याद रखेंगे, ये बहुत न्यूमेरिकल में आप लोगों को काम आएंगे। न्यूमेरिकल मतलब जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल टाइप होते हैं उनमें काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए आप ग्राफ, पहले जो ग्राफ थे वो प्रीवियस पेज पे स्टूडेंट्स आ रहे थे, यहाँ पे हमारे पास था टाइम t, ये टाइम t, ये ग्राफ था बिटवीन क्वांटिटी एंड टाइम। अब जो ग्राफ आ रहे हैं वो क्वांटिटी विद डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी के साथ जो ग्राफ होता है वो एलिप्स होता है, और यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का आपस में डायरेक्शन का डिफरेंस है कितना, 180 डिग्री। दैट्स व्हाई इस तरह से लाइन बनेगी और ये एलिप्स बनेगी। एंगल्स की बात करें तो हमारे पास देखिए प्रीवियस पेपर से चलते हैं, 0 डिग्री पे कौन स्टार्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 90 से, एक्सेलरेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा था, 180 से। तो अगर हम इनको एक्स वाई एक्सिस में, जिसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम उन्हीं ग्राफ के हिसाब से जो है आप
पहले डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करें तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आएगा। अगर वेलोसिटी को ड्रॉ करें तो वेलोसिटी किस तरफ आएगी, वेलोसिटी जो है 90 डिग्री पे आएगी, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। और अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरफ आएगा। अब यहां से आप सारे एंगल देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन के साथ 180 डिग्री का एंगल है और वेलोसिटी के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो प्रोजेक्शन है एक सर्कुलेटिंग बॉडी का, किस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, रेफरेंस सर्कल के ऊपर। एक्स एक्सिस तो ये वाला हो गया, वाई एक्सिस ये वाला हो गया, रेफरेंस सर्कल मतलब इसके पूरे हुए एनी डायमीटर ऑफ रेफरेंस सर्कल। अब आप लोगों ने जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो हमने सारी की सारी वाई एक्सिस पे जो है वो डिस्कशन की है, लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस के लोग भी इसका प्रोजेक्शन हम ले सकते हैं और वो कुछ आगे डायग्राम लाएंगे, मैं उनमें दिखाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन वाले टॉपिक में। तो एनी डायमीटर पे ले सकते हैं, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए इसमें स्टूडेंट्स, which graph represent the variation of acceleration with displacement x for a body moving in simple harmonic, ये भी हमने किया, that is of beta is correct option। ये अच्छा यहाँ पे बता दो ये ग्राफ तो ठीक नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन ये ग्राफ है ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस ग्राफ ये वाला ग्राफ इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखें जब हमारे पास x नेगेटिव होगा a पॉजिटिव, जब a नेगेटिव होगा तो x जो होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट अगेन अ पार्टिकल इज फास्टेंड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज गियर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। क्या था, एक पार्टिकल हमने बांधा रस्सी के साथ और उसको हमने वर्टिकल सर्कल में घुमाया ऐसे, विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग फिक्स, दूसरा एंड रस्सी का हमने फिक्स किया हुआ है, यहाँ बांधा हुआ है हमने। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज, बताएं उसके प्रोजेक्शन की मोशन क्या होगी, पीरियोडिक होगी, ऑसिलेटरी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होती है तो जाहिर बात है ये दोनों भी आपस में ये दोनों ही आ देंगी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए इसमें, द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ होता है, वेलोसिटी जो है वो इस तरफ होती है। तो इसमें हमारे पास जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। सो इसमें देखें कौन सा फ्रंट ठीक है, दैट इज ऑफ अल्फा, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, इफ a नॉट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड x नॉट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग वर्टिकल स्प्रिंग मैस सिस्टम इज। खैर इसमें ऑसिलेटिंग वर्टिकल स्प्रिंग मैस सिस्टम ये देने की जरूरत नहीं थी, आपके पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपने टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। आपने ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर x करना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x 64 ओवर 16, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 4 दिस इज इक्वल टू 2। तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ओमेगा आ जाएगा 2, तो यहाँ आप पुट करें 2 पाई बाय 2 सेकेंड, तो आंसर इसका आ जाएगा पाई सेकेंड, दैट इज ऑफ अल्फा। नेक्स्ट देखिए यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसी एमसीक्यू से रिलेटेड मुझे बात याद आई है कि स्टूडेंट्स अगर आपको कहा जाए कि ये बताएं कि एक्सेलरेशन, आप बल्कि आप ये खुद करना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की रेशियो लेनी है आपने, और एक्सेलरेशन और इन तमाम की आप लोगों ने रेशियो नहीं देखें, अगर आप इसकी एक्सेलरेशन की और इसकी रेशियो लेंगे तो आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर, या इसको हम पिछले वाले टॉपिक टेबल में चलें तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे
हाँ जी, इस टेबल के अंदर यहाँ पे अगर आप टेबल में देखेंगे, यहाँ देखें दिस इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे ओमेगा आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे b जो है जस्ट ओमेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है दैट इज ओमेगा स्क्वायर। अगर आप जो है वो वेलोसिटी की जस्ट रेशियो लेते हैं x के साथ v ओवर x, तो ओमेगा आएगा, सिंगल ओमेगा। अगर एक्सेलरेशन के साथ लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये मैं आपको कह रहा था कि आप लोग खुद करें v ओवर x नॉट और a ओवर x नॉट या a ओवर x। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ a body starts simple harmonic motion and move from x to x naught by 2 in t1 and from x naught by 2 to x naught in t2, मतलब अगर मैं कहूँ ये जो है वो मीन पोजीशन है, यहाँ x कितना है 0। यहाँ पे एक चीज चेंज कर लेंगे, यहाँ पे मीन है, ये मीन पोजीशन है। अगर यहाँ से बॉडी ने यहाँ तक मूव किया x नॉट बाय 2 तक, और यहाँ तक उसने टाइम लिया t1, और यहाँ से यहाँ उसने मूव किया, यहाँ से टाइम लिया t2, तो बताएं t1 और t2 में क्या रिलेशन है। अब आप सोचेंगे बिल्कुल सेम टाइम लेगा तो t1 इज इक्वल टू t2 ऑप्शन जो है वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जब बॉडी मूव कर रही है सिंपल पेंडुलम, मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जाहिर बात है कि वो डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स आई वांट टू से दैट कि t2, मैं ये कहना चाह रहा हूँ t2 इज ग्रेटर देन t1, मीन डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे ना। अच्छा चलें कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट में कितना चाहिए, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कितना हो, मैक्सिमम का हाफ x नॉट बाय 2, x नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t t। x नॉट से x नॉट कैंसिल, साइन को ले लें, साइन इनवर्स 1 बाय 2 पाई बाय t t। साइन इनवर्स 1 बाय 2 को बोलता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को पाई की फॉर्म में कैसे लेंगे, पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स बाय 1 बाय 2 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t इंटू t। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से स्मॉल t आ जाएगा t बाय 12। तो t1 जो होगा वो होगा t बाय 12। अब t2 कितना होगा, t2 देखें हमारे पास कैसे निकालेंगे। ये एक और एमसीक्यू था कि मीन से हाफ एक्सट्रीम जाने के लिए टाइम भी लगता है, वो टाइम पीरियड तक कितना हिस्सा होगा 12, t बाय 12। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जाने में कंप्लीट टाइम जो चाहिए इसको, वो चाहिए t बाय 4। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चाहिए t बाय 4। हाफ में कितने बार आ गया, यानी कि t बाय 4 इज इक्वल टू हाफ का टाइम कितना लगा x नॉट बाय 2, तो t बाय 12 प्लस आगे भी टाइम लगा t2 निकालना है। तो यहाँ से हम t2 निकालेंगे तो जाहिर बात है क्या आएगा, t बाय 4 माइनस t बाय 12। अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम का 12 आएगा, तो ये बनेगा 3t माइनस t 2t बाय 12। तो ये आंसर आपके पास आएगा इसका t बाय 6। तो t2 जो होता है वो हमारे पास होता है t बाय 6। तो स्टूडेंट्स t2 जो है वो दैट इज ग्रेटर देन t1। अब यहाँ पे इसी एमसीक्यू की स्टेटमेंट के अंदर आपके पास 3 एमसीक्यूज आ गए और बड़ी इंफॉर्मेटिव आपको चीज़ मिली कि हमारे पास मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम और हाफ एक्सट्रीम से बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाने के लिए टाइम जो है वो सेम नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए टॉपिक एनर्जी का। यहाँ मैंने एनर्जी का टॉपिक इसके साथ इंक्लूड किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है देखें,
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में दिया हुआ है। ये सारे फार्मूले आपने इंटर में भी याद किए, पार्ट 1 में, यहाँ पर भी आप लोग याद करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी का यहाँ पे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम होता है तो एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगी। सारी बातें आपने याद रखनी। मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 होती है। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर आप इस ग्राफ को देखें, एक्सट्रीमली आप लोग जो है वो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम और टोटल एनर्जी सेम। ये हमारे पास जो है वो ग्राफ दिया हुआ है। इट इज ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ जो आ रहा है ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, तो एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ऊपर से आ रही है, इधर से काइनेटिक एनर्जी जा रही है, तो तकरीबन इस पॉइंट पे ये इक्वल है। अभी किस पॉइंट पे इक्वल है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारी मैंने डायग्रामेटिकली शो करवाया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे। ये इस डायग्राम के अंदर भी, इस डायग्राम के अंदर भी, कि एनर्जी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड काइनेटिक टू पोटेंशियल। एक बात यहाँ पे एक और नोट कर लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक ये प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होती रहेगी। स्टूडेंट यहाँ से अब नेक्स्ट ये सारे फॉर्मूले आपको पता नहीं। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जब वो डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन अभी वो जैसी आप ये देखें, ये मैंने एक जो है वो बनाया है, ये हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखें इसको, और इसका अगर आप प्रोजेक्शन लें यहाँ पे हॉरिजॉन्टली तो आपको फील होगा कि ये जो सर्कुलेटिंग बॉडी है इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन डायग्राम आएगी। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, तो आपके पास जनरल नॉलेज जो सारी हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनका सारा स्केच है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम है, वेलोसिटी कहाँ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा कंप्लीट उसका आपके पास कह लें कि शॉर्ट टेबल आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें जो मैं बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। हाँ जी, अब यहाँ पे इस स्लाइड में आ गई। एक तो नोट एनर्जी इज टोटल एम्पलीट्यूड स्केल। एक और नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, इफ एनर्जी इज इंक्रीज बियॉन्ड इट्स लिमिट देन सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स सर्कुलर। अगर एनर्जी जो है वो एक खास लिमिट से बढ़ जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कि बॉडी की ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, इसके कहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होंगी। तो ये एक्चुअली में ये मैट्रिक का एक न्यूमेरिकल था कि x नॉट बाय √2, ये 0.7 x नॉट वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होंगी। x नॉट बाय √2 आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 100%। सेंटर पे 25% पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 75%। एक्स नॉट बाय √2 पे 0.7 एक्स नॉट पे 50% होती है, और यहाँ पे एक्सट्रीम पे 100% पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे 25% को लिखते हैं 1/4 और 75% को हम लिखते हैं 3/4। ये बात भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। फेज एंगल पहले देखें। फेज एंगल x = x नॉट sin ओमेगा t + phi, ये वो एंगल है जो हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है, नंबर 1। दूसरा हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है बॉडी की कि ऑसिलेटिंग बॉडी कहाँ पे। केस 1, अगर बॉडी ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किए तो फिर आपको पता है कि थीटा जो है वो थीटा = ओमेगा t होता है। एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अगर बॉडी ने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया तो फिर थीटा क्या होता है, ओमेगा t + phi होता है, और जब इसमें कोई एंगल ऐड हो इट इज शिफ्टेड इनटू cos। अगर ये phi 90 डिग्री है तो ये किसमें शिफ्ट हो जाएगा, cos में। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक में मेंशन है, यहाँ पे मैंने सिंपली बता दिया। नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज देखते हैं।
The potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is halfway of its end point. Halfway of its end point आपको पता है कि 1/4 25% होती है, तो that is of E/4. डेल्टा is correct option. Next एमसीक्यू देखें. A body executes simple harmonic motion. The potential, kinetic energy and total energy are measured as a function of displacement x. Which of the following statement is true? Total energy is 0. Total energy तो constant रहती है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड एक्स मैक्सिमम नहीं, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जब एक्स मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मीन कुछ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ ये बात ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड. काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया 3/4 होती है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ पे 1/4 होती है. 3/4 और 1/4, तो यहाँ 4 से 4 क्या होगा, कैंसर. 3 का आंसर आएगा 3/9. रेशियो किसकी है, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन. आज यहाँ पे स्टूडेंट्स एट मीन पोजीशन देखें, ये एमसीक्यूज में, इस एमसीक्यूज के अंदर बड़ी टेक्निकल सी चीज ये दी गई, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन. काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे तो 100% होती है. काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होती है, 100% होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. अगर हमने इसके डिवीजन की थी 4 पार्ट में, हाँ देखें यहाँ हमने कहा था 1/4, हाफ पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी 1/4% होगी 25%, और ये कितनी है 100%. तो ये हमारे पास 1 ही आएगा. काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट इज 100% मीन 1. तो काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 1/4, तो ये बनेगा 4/1. सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट आप, जैसे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बता चलूँ आपको कि हमारे पास जैसे ये ग्राफ बना हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हुई एक्सट्रीम से लाइक दिस, ऐसे स्टार्ट हुई, फिर जो है वो लाइक दिस. काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ग्राफ देखें, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ लाइक दिस, फिर दिस. अगर आप इसमें देखें एक ऑसिलेशन को देखें, बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमने ग्राफ स्टार्ट किया था, फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ आई क्या होगी 0, मतलब यहाँ पे बॉडी आ गई, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे बॉडी आई, कहाँ आ गई बॉडी, यहाँ पे इस पॉइंट, फिर यहाँ से वापस गई, फिर 0, फिर यहाँ से यहाँ आई. तो ये एक ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन में अगर आप वेव देखें तो ये 1 और ये 2, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2f है चेंज होने की. सेम लाइक दैट, सेम इज विद काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की चेंज होने की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे 2 है. टोटल एनर्जी की बात की जाए तो टोटल एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है. तो टोटल एनर्जी हैज नो फ्रीक्वेंसी है. ये सारे एमसीक्यू आप लोगों को पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज. अब यहाँ पे हमारे पास कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल हमसे हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, के की वैल्यू क्या होती है, अब आपको वो निकालना पड़ेगा. आपको पता है ओमेगा इक्वल होता है √k/m के, तो यहाँ से स्क्वायर ले लें, ओमेगा स्क्वायर m इज इक्वल टू k. तो k की वैल्यू पुट करें, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. तो ये आंसर है इसका, विच इज ऑफ अल्फा. नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन बिलो. फेज डिफरेंस कितना है,
एक देख रहे हैं आप 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, दूसरी अगर आप लोग देखें तो वो आपके पास 270 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। अगर आप इनकी वेवफॉर्म से वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगी यहाँ पे 270 डिग्री वाली, और ग्रीन वाली जो फर्स्ट मैंने बनाई थी वो आ जाएगी एक्स एक्सिस पे। अब इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? इनके दरमियान डिफरेंस इज स्मॉलेस्ट एंगल होता है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू π/2 रेडियन विच इज ऑफ बीटा। यहाँ पर स्टूडेंट समझे 3/4 नहीं होगा हमारे पास। जब मिनिमम एंगल हम देखते हैं तो वेक्टर्स के दरमियान हमेशा तो यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो आएगा इनके दरमियान फेज डिफरेंस विच इज ऑफ π/2 रेडियन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आ गया हमारे पास। सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसकी सारी डेफिनेशन। A concentrated heavy mass ball is hanged with a weightless thread, a string with a frictionless cord। ये सारी इसकी डेफिनेशन है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट पता है, और फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये सारी इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है दैट इज -m sin थीटा। अगर एंगल यहाँ पे गिवन है वर्टिकल के साथ, फिर ये एनर्जी का रिलेशन मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ सारा। टाइम पीरियड का फार्मूला t = 2π√L/g। टाइम पीरियड का यहाँ लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, और ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन। फ्रीक्वेंसी 1 और 2π√g/L। सिंपल पेंडुलम से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, बड़े कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट तो एमसीक्यूज अभी बाद में कि t प्रोपोर्शनल square root of length inversely proportional to square root of g does not depend on mass but depends on center of mass। अब ये क्या चीज है? हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है ना स्टूडेंट्स, वो हम समझते हैं कि जी जो रस्सी की लेंथ है ना वही सिंपल पेंडुलम की लेंथ है। लेकिन सिंपल पेंडुलम जब बॉब के, अगर आप बुक में डायग्राम देखेंगे तो आपको उसके बॉब के सेंटर तक की लेंथ दी होगी, ऐसे ये दी होगी लेंथ। ये है सेंटर ऑफ मैस। इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लेट मी से हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसके अंदर हमने यहाँ पे मरकरी फिल कर दी है। जो इसमें सैंड वाला कहा था, हमने इसके अंदर मरकरी फिल कर दी है और मरकरी इससे बाहर आ रहा है। मरकरी से बाहर आ रहा है, जाहिर बात है मरकरी बाहर आ रहा है। दूसरी डायग्राम क्या होगी? मरकरी कहाँ होगा? नीचे होगा। तीसरी डायग्राम क्या होगी? बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ है मरकरी सारा बाहर आ रहा है। तो बताएं इन तीनों कंडीशन के ऊपर क्या सिंपल पेंडुलम, सेम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम होगा या वेरी करेगा? अब स्टूडेंट देखिए, जब हमारे पास इसके अंदर सारा मरकरी फिल्ड था तो इसका सेंटर मैस सेंटर में ही होगा, इसका सेंटर मैस सेंटर में ही होगा। लेकिन जब इसमें से ये ऊपर से स्पेस बन गया, मरकरी यहाँ पे आ गया, तो सेंटर ऑफ मैस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो सेंटर ऑफ मैस यहाँ पे होगा। जब सेंटर ऑफ मैस नीचे आ गया तो लेंथ जो है वो बढ़ गई है। सेंटर ऑफ मैस के बढ़ने से यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है। अब यहाँ पे लेंथ बढ़ गई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ बिल्कुल एम्प्टी होगा, सेंटर मैस फिर ऊपर चला गया। तो सेंटर मैस जब फिर ऊपर गया तो फिर लेंथ सेम हो जाएगी। अब टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज। तो अगर ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर हम एक सिंपल पेंडुलम की बॉब के अंदर मरकरी फिल कर देते हैं तो उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? और मरकरी से बाहर आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है मरकरी। तो याद रखिए कि उस केस में टेम्परेचर टाइम पीरियड जब पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप फॉर मून की ग्रेविटी आपको पता है अर्थ से 6 टाइम्स लेस है। gm = g/6। तो टाइम पीरियड जो जारी बात है फिर क्या होगा? tm = √6t, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम में ऑसिलेशन को 2 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है, लेंथ उसकी 1 मीटर होती है अप्रोक्सीमेटली, या 0.9 मीटर होती है। फॉर मून लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या होगा? le/6 होगी। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, डायरेक्ट एमसीक्यू हैं सारे के साथ।
नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड पेंडुलम इन एलिवेटर। अगर एक एलिवेटर मूव कर रही है और हमने उसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम जो है वो हैंग कर दी है, फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे जो रियल और अपेरेंट वेट वाला केस है स्टूडेंट वो आ जाएगा। अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली एलिवेटर जा रही है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो तब तो उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। पहला केस है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन कितना होगा जीरो, तो टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपेरेंट वेट रियल वेट कितना होगा, टाइम पीरियड इज सेम। दूसरा केस एक्सेलरेटेड अपवर्ड और डिसलेटेड डाउनवर्ड। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेट हो रही है, जब उसने चलना स्टार्ट किया तब उसको जर्क लगा, तो तब क्या होगा, उसका आपको पता है अपेरेंट वेट बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन जो है ऐड होगा g + a। और जब डिसलेट हो रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है और वो रुकती है, तब डिसलेटेड डाउनवर्ड, तब भी ये केस होगा। तो दोनों के लिए एक्सेलरेटेड अपवर्ड और डिसलेटेड डाउनवर्ड, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ वैल्यू एक्सेलरेशन की ऐड होगी, ये आपने याद रखना है। और अगर लिफ्ट जो है वो हमारे पास एक्सेलरेटेड, यहां पे ये डाउनवर्ड आएगा, यहां पे अपवर्ड आएगा, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है वर्डिंग में, वो इसे एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट हुई है और डिसलेटेड अपवर्ड, ऊपर जाते हुए लिफ्ट जब स्टॉप होती है तब, और जब नीचे आ रही होती है तब, जब नीचे आना स्टार्ट हुई है तो तब हमें वेट जो है कम फील होता है, हमें जो है अपेरेंट वेट हमारा कम हो जाता है, वी फील सम हल्का हमें जो है थोड़ा सा फील होता है कि हमारा वेट कम हो गया, बट तो उसमें हमारे पास जो है वो वेट का ऑप्शन नहीं होता। ऐसी बातें बनी हुई है, वेट कम करना बहुत मुश्किल बात है। खैर मैंने तो अपना 20 किलो वजन कम किया। हाँ जी, तो इसमें हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी g माइनस है, और अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो अपेरेंट वेट उसका जीरो, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जीरो। ये सारे के सारे डायरेक्ट एमसीक्यूज है। यहाँ से मैं आपको एमसीक्यू दूं कि एक एलिवेटर जो है वो अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पहले टाइम पीरियड उसका था लेट से 2 सेकंड, तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप वो कैलकुलेट करेंगे इसको। एमसीक्यूज में इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ पीरियड t इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। एक हमने सिंपल पेंडुलम के बॉब को नेगेटिव चार्ज दिया लाइक दिस, इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। और हमने शरारतें देखी हमारी इसमें, और हमने इसमें नीचे जो है पॉजिटिव प्लेट चार्ज रखती है, तो जाहिर बात है पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो क्या होगा, इसकी ऑसिलेशन जो है वो डैम्प हो जाएगी। आपके पास चैप्टर नंबर 15 के अंदर ये जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट इक्वल टू t मोर देन t लेस देन t इंफिनिट। इसका ऑप्शन अब आप लोग को बताएं, इतने सारे ऑप्शन मैंने आप लोग बताए, इसका ऑप्शन आप लोग को बताएं। नेक्स्ट, बल्कि सिंपल पेंडुलम के जितने एमसीक्यूज मैं आपको कहता हूं कि सारे के सारे आप बताएं। नेक्स्ट देखें जी, द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लो जी ये तो वो आ गया जो मैंने लेक्चर में बताया हुआ। द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून वेयर g इज 1/6 द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो ये भी आप लोग खुद करें, वैसे लेक्चर में ये गिवन है। नेक्स्ट देखें, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर हम चाहते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल हो जाए तो फिर हम क्या करें, द लेंथ शुड बी डबल, द लेंथ शुड बी क्वाड्रुपल, द मास ऑफ शुड बी डबल, मास ऑफ बॉब शुड बी क्वाड्रुपल। तो बताएं कौन सा ऑप्शन है वो ठीक होगा। जाहिर बात है मास पर डिपेंड करता नहीं है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और लेंथ के साथ टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो है स्क्वायर रूट के डायरेक्ट। ऑप्शन ए अल्फा बीटा में से आपको सिलेक्ट करनी है कौन सा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट कंपैरिजन है इसका बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग मास सिस्टम। ये सिंपल सा एक वो यहाँ पे दिखाया,
अगर हम ज़्यादा बात करें तो सुप्रीम मास सिस्टम के ओमेगा होता है √k/m, और यहाँ ओमेगा होता है √g/l। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे जो मैंने पहले भी लेक्चर में बताई हुई है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इसमें ऑसिलेशंस। हमारे पास सिंपल पीरियोड की बात, सिंपल पीरियोड के साथ साथ जो यहाँ पे आपके पास जो है एग्जाम्पल्स गिवन है स्टूडेंट, वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो करनी है 7.1, 7.2 और न्यूमेरिकल 7.1, 7.2। और इसमें हमारे पास अब ऑसिलेशंस, हमारे पास दो तरह की ऑसिलेशन होती हैं, एक होती है फ्री और एक होती है फोर्स। फ्री जिनको हम वन टाइम जो है वो फोर्स लगाते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ही ऑसिलेट करती रहती हैं, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। फोर्स में रिक्वायर एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। केस क्या है, आइडियल है ये फ्री वाला। फ्री वाला सारे आइडियल होते हैं ख्याल में। फोर्स वाला रियल, एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहती है। फोर्स ऑसिलेशन में नॉट कांस्टेंट, डिसिपेशन, या अगर हम कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सारी बातें एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। हाँ, अगर हम कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी नेचुरल, टाइम पीरियड नेचुरल, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ड्राइवर हार्मोनिक फोर्स के ऊपर कि ड्राइवर फोर्स क्या की फ्रीक्वेंसी क्या है। रेजोनेंस, रेजोनेंस हमारे पास कैसा सिस्टम है, फोर्स ऑसिलेशन की वजह से होता है, ड्राइवर हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से यहाँ पे। इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, टाइम पीरियड ऑफ सोर्स इक्वल टाइम पीरियड ऑफ बॉडी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। एग्जांपल क्या है, सस्पेंशन ब्रिज प्लस स्विंग है, मैकेनिकल रेजोनेंस है। माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर वेवलेंथ यूज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारा टेक्स्ट बुक से देखेंगे। रेडियो ट्यूनिंग दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमारे पास आया, जिसमें हमारे पास LC ऑसिलेटर सर्किट बना हुआ है, लाइक इन दिस फॉर्म LC ऑसिलेटर सर्किट। अच्छा, स्विंग से अभी मुझे एक बात याद आई टाइम पीरियड के वजह से। अगर यहाँ से कैंसिल में याद आया, अगर एक बच्चा जो है लड़के से यहाँ पे झूले में बैठा हुआ था, इस झूले में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो झूल रहा है, इसका टाइम पीरियड T। अगर ये बच्चा इसके ऊपर स्टैंड, इसके ऊपर खड़ा हो जाता है तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा, ये भी आपको बताना है। क्या वो T ही होगा लेस देन, या अगर आप उसको T1 कह दें, इसको T2 भी कह दें, तो T2 और T1 में क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम देखें डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको पता है जिनमें हमारे पास ग्रेजुअली जो है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड या ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, उन्हें बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन oscillating body and become zero due to viscous drag force and frictional forces। जैसा कि शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार में होता है, यहाँ पे ऑयल फील्ड होता है जो कि हमारे पास ऑसिलेशंस को डैम्प बनाता है। तो हमारे पास जो जितने भी हमारे पास सिस्टम है, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, आइडियल है, आइडियल केस होगा कि अगर हमारे पास सिस्टम में एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होती, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, ये आइडियल केस है। नेक्स्ट वन देखें शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के अंदर देखिए हमारे पास हाँ जी, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है, हमारे पास जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है, जहाँ स्प्रिंग वाली आई हमारे पास, जहाँ शॉक अब्जॉर्बर है,
पहली हमारे पास ऑसिलेशन में क्या होगा, स्प्रिंग कोई जंप वगैरह नीचे ब्रेकर या स्प्रिंग ब्रेकर आया, गाड़ी का स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा, उसमें हमारे पास क्या होगा, उस फर्स्ट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, फिर वो बिकॉज ऑफ विस्कस ड्रैग फोर्स ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो एक्सपैंड होगा, उसमें शार्पनेस जो है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे शार्पनेस और एम्पलीट्यूड का आपस में डायरेक्ट रिलेशन, डेंसिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन। डेंसिटी क्या बनी है, देखिए हमारे पास लेट से एक स्टील बॉल है और एक हमारे पास जो विथ बॉल है या रबड़ बॉल है, ये रबड़ की हमारे पास बॉल है। आपको पता है डेंसिटी ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रबड़, तो किस पे ड्रैग फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, जाहिर बात है रबड़ वाली पे ज्यादा होगा, ये जल्दी जो है स्लो डाउन हो जाएगी। इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा जिसमें डैम्पिंग ज्यादा है, स्टील वाली बॉब का ग्राफ इस तरह का आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन, इसके पे रिलेटेड एमसीक्यू हम देखते हैं। पहला एमसीक्यू, द वेवलेंथ ऑफ द वेव यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज 12 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस, कौन सा मैक्सिमम होता है रेजोनेंस के ऊपर, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी ओनली, स्पीड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होता है और एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रेजोनेंस किया गया डायरेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इनमें से कौन सी एग्जांपल है डैम्प्ड, मैस अटैच्ड स्प्रिंग, शॉक अब्जॉर्बर, कार, बॉब ऑफ पेंडुलम, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट इसमें, क्योंकि हमारे पास जो है वो मैंने बताया था कि हमारे पास डैम्पिंग तो हर जगह होती है, सिर्फ आइडियल केस में नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए इसमें, व्हिच टाइप ऑफ ऑसिलेशन गिव राइज टू रेजोनेंस, डैम्प्ड, फ्री, फोर्स, ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑसिलेशन जो है वो हमारे पास रेजोनेंस को